मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं हमारे हिंदी के कार्यपत्रक क्रम संख्या 83, 84 और 85। आइए हल करते हैं कार्यपत्रक या कार्यपत्रिका, दोनों ही आप कह सकते हैं। वर्कशीट को ही हम कार्यपत्रिका कहते हैं या फिर कार्यपत्रक भी कह सकते हैं। 83 कार्यपत्रक 83 वाच्य परिवर्तन से संबंधित है। और प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी जानते हैं व्यवहारिक व्याकरण में वाच्य परिवर्तन से संबंधित कुल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि बहुवैकल्पिक होंगे। हर एक प्रश्न के आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे और 5 प्रश्नों में से 4 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो यानी क्रिया का रूप या प्रयोग कर्ता के अनुसार हो वह कौन सा वाच्य होता है। प्यारे विद्यार्थियों, परिभाषा में कर्ता की प्रधानता है तो सीधा सीधा हमारा वाच्य किस प्रकार का होगा, कर्तृवाच्य। और जिस वाक्य में क्रिया कर्म के अनुसार कार्य करती है, कर्म की प्रधानता होती है, वो हमारा कर्मवाच्य होता है। और जहाँ पर कर्म की मौजूदगी नहीं होती, क्रिया हमारी अकर्मक होती है, वहाँ पर हमारा भाववाच्य होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, कर्तृवाच्य। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, भाववाच्य नहीं, कर्मवाच्य नहीं, कर्तृवाच्य बिल्कुल सही है। और चौथे विकल्प को ध्यान से देखिए, सर्ववाच्य। ये तो वाच्य का प्रकार ही नहीं होता, तो ये विकल्प तो अपने आप ही गलत हो जाता है। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। सुरेश से बैठा नहीं जाता, और इस प्रकार के उदाहरण बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। सुरेश से बैठा नहीं जाता, बैठना क्रिया क्या है, अकर्मक। यहाँ पर कर्म की मौजूदगी नहीं है और साथ में नकारात्मक सेंस भी दे रहा है हमारा वाक्य, तो इस कारण से ये वाक्य हमारा क्या होगा, भाववाच्य। सुरेश हमारा कर्ता है, कर्ता के साथ भाववाच्य में से या के द्वारा लगा होना चाहिए, क्रिया हमारी अकर्मक होनी चाहिए और पूरे वाक्य में कर्म की मौजूदगी नहीं होनी चाहिए, भाव की प्रधानता होनी चाहिए। तो ये वाक्य हमारा कौन सा है, भाववाच्य। सुरेश से बैठा नहीं जाता। तीसरा हमारा वाक्य है, जनता के द्वारा सरकार को चुना गया, कर्तृवाच्य में बदलिए। अब कर्तृवाच्य में बदलिए यानी कि कर्तृवाच्य तो नहीं है, तो ये किस प्रकार का है, पहले पहचान कर लेते हैं। जनता के द्वारा सरकार को चुना गया, यहाँ कर्म की मौजूदगी है और कर्म की मौजूदगी होने के कारण ये हमारा क्या है, कर्मवाच्य। इसको हमें कर्तृवाच्य में परिवर्तित करना है, तो सबसे पहले कर्ता के साथ से और के द्वारा को हम हटा देंगे और क्रिया में यथासंभव परिवर्तन करेंगे। तो जनता के द्वारा को हम हटा देंगे, जनता ने सरकार को चुना। ये हमारा सही विकल्प है। और सही विकल्प कौन से विकल्प में है, क भाग में, जनता ने सरकार को चुना। आइए बाकी विकल्प भी पढ़ लेते हैं। जनता ने चुना सरकार को, ये गलत है। जनता ने वोट डाला, ये बिल्कुल ही परिवर्तित कर दिया गया है। जनता ने सरकार को नहीं चुना, नकारात्मक वाक्य हमें नहीं बनाना है, तो सबसे सही विकल्प कौन सा है, क भाग। आइए अगला वाक्य देखते हैं। संगीता सितार नहीं बजाती है, कर्मवाच्य में बदलिए। तो यानी कि कर्मवाच्य में बदलना है, तो ये किस प्रकार का वाक्य होना चाहिए, कर्तृवाच्य। संगीता हमारा कर्ता है और कर्ता के साथ से और के द्वारा नहीं लगा है, यानी ये हमारा कर्तृवाच्य है और कर्ता के अनुसार कार्य हो रहा है। संगीता सितार नहीं बजाती है। अब इसको परिवर्तन किस में करना है, कर्मवाच्य में। तो कर्ता के साथ क्या लगाएंगे, से या फिर के द्वारा, और क्रिया में यथासंभव परिवर्तन करेंगे। संगीता से या संगीता के द्वारा सितार नहीं बजाया जाता है। इस तरह से हम इसका परिवर्तन कर्मवाच्य में कर देते हैं। आइए विकल्प देख लेते हैं। संगीता से सितार बजाया जाता है, संगीता के द्वारा नहीं बजाया जाता, तो ये तो बिल्कुल गलत है, सितार यहाँ पर शब्द नहीं लिखा है। संगीता के द्वारा सरोद बजाया जाता है, इस तरह से हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। संगीता के द्वारा सितार नहीं बजाया जाता, तो ये हमारा क्या है, सही परिवर्तन। प्यारे विद्यार्थियों, जब भी हम वाच्य परिवर्तन करते हैं तो काल का परिवर्तन नहीं करना है और साथ में वाक्य के प्रकार का परिवर्तन नहीं करना है। विधानवाचक वाक्य है तो विधानवाचक वाक्य में ही परिवर्तन होगा, प्रश्नवाचक वाक्य है तो प्रश्नवाचक ही बनेगा, नकारात्मक है तो नकारात्मक में ही परिवर्तन होगा। तो इसका सही विकल्प कौन सा है, घ भाग। संगीता के द्वारा सितार नहीं बजाया जाता है। अगला हमारा वाक्य है, निम्नलिखित वाक्यों में से कर्तृवाच्य का सही विकल्प चुनिए। 4 आपके पास वाक्य दिए गए हैं और इनमें से कर्तृवाच्य का आपने चुनाव करना है। आइए देखते हैं। दादी जी से चला नहीं जाता, तो दादी जी कर्ता है और उसके साथ से लगा है, तो कर्तृवाच्य तो हो नहीं सकता और ये किस प्रकार का होगा, भाववाच्य। दादी जी स्वेटर बुन रही है, दादी जी स्वेटर बुन रही है, तो दादी जी करता है और उसके साथ से और के द्वारा नहीं लगा है, तो ये हमारा सही विकल्प है कर्तृवाच्य का। फिर भी बाकी के विकल्प भी पढ़ लेते हैं। दादी जी के द्वारा हर दिन एक कहानी सुनाई जाती है, तो ये हमारा क्या है, कर्मवाच्य। दादी जी के द्वारा हर दिन कहानी नहीं सुनाई जाती, यह विकल्प भी गलत है, इसलिए सबसे सही विकल्प है कर्तृवाच्य का, दादी जी स्वेटर बुन रही है।
इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को हल करेंगे। आइए कार्यपत्रक 84 देखते हैं, उसमें क्या पूछा गया है। इस कार्यपत्रक में पठित गद्यांश से प्रश्न पूछे गए हैं और प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी जानते हैं पठित गद्यांश और पठित पद्यांश से 5-5 नंबर के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे और इनमें से भी बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि 4 विकल्प आपको दिए जाएंगे, सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ दी गई है, आप पंक्तियों को पहचान कर कविता की पहचान कर सकते हैं। बादल गरजो, ये हमारा पठित काव्यांश है, पठित पद्यांश है। विषय में हिंदी पठित गद्यांश लिखा गया है, लेकिन ये हमारा पद्यांश है, बादल गरजो। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है जिसको आप पहले ही पढ़ चुके हैं। घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, धाराधर क्या होता है? बादल। ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। आप अच्छे से जानते हैं ये हमारी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता उत्साह है, जिसमें बादल के माध्यम से क्रांति का आह्वान किया गया है। बादलों को गरज गरज कर बरसने के लिए कहा गया है, किसी रिमझिम फुहार के रूप में बरसने के लिए नहीं कहा गया, क्योंकि क्रांति का आह्वान हम गरज गरज कर ही कर सकते हैं, साधारण शब्दों में क्रांति का आह्वान नहीं किया जा सकता। मैं आशा करती हूँ आप अच्छे से इसकी व्याख्या को जानते हैं, पहले ही आप इस कविता को पढ़ चुके हैं। आइए इसमें पूछे गए प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, कवि किसे गरजने के लिए कहते हैं? अगर आपने थोड़े से ध्यान से इस कविता को समझा है तो बड़ी आसानी से आप इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। शेर को बिल्कुल ही गलत है। मेघ को, मेघ क्या होता है? बादल, बादल का पर्यायवाची शब्द है और पूरी कविता में मेघ का कोई भी प्रयोग नहीं हुआ है। लेकिन आप अच्छे से जानते हैं बादल को हम क्या कहते हैं? मेघ कहते हैं, तो ये विकल्प सही है। लेकिन फिर भी बाकी के विकल्प हम पढ़ लेते हैं। आकाश को नहीं, हवा को नहीं। सबसे सही विकल्प कौन सा है? बादल को, लेकिन बादल के स्थान पर कौन सा शब्द प्रयोग कर दिया है? मेघ। तो आपको पर्यायवाची शब्द आने चाहिए। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। बादल के हृदय में क्या है? बादल के मन में क्या है? काले घुंघराले बाल, बाल कल्पना, विद्युत छवि, नवजीवन। थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। इन सभी में से सबसे सही विकल्प कौन सा होगा? कविता की पंक्ति को आप पढ़िए। विद्युत छवि उर्मे, उर क्या होता है? हृदय या मन। तो यहाँ पर सीधे सीधे पूछा गया है बादल के हृदय में क्या है? विद्युत छवि उर्मे। तो विद्युत छवि उर्मे है, हृदय में है, तो सीधे सीधे कौन सा हमारा विकल्प सही हो जाता है? ग भाग विद्युत छवि। नवजीवन वाले, यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। बाल कल्पना, इसका प्रयोग भी किया गया है, लेकिन आपने ध्यान से पढ़ना है प्रश्न को कि क्या पूछा गया है। सबसे सही विकल्प आपको बताना है। आसपास ये सारे शब्द लिखे गए हैं और इसीलिए कई बार हमें कंफ्यूजन भी हो जाता है कि हाँ, बाल कल्पना कैसे पाले, बाल कल्पना भी आई है, लेकिन सवाल क्या पूछा है? बादल के हृदय में क्या है? विद्युत छवि उर्मे। हृदय में क्या है? विद्युत छवि। अगला प्रश्न है, सभी लोग विकल और अनमने से क्यों थे? विकल यानी बेचैन होना, अनमना यानी कि किसी भी कार्य में मन नहीं लगना। और ऐसी स्थिति कब होती है? जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, गर्मी से परेशान हो जाते हैं। और जब गर्मी से परेशान लोग होते हैं तो उनको शांत करने के लिए, शीतल करने के लिए बारिश आती है। तो देखते हैं विकल्प कौन से हैं। अत्यधिक गर्मी के कारण सही लग रहा है, लेकिन फिर भी बाकी के विकल्प पढ़ना ना भूलें। अत्यधिक बारिश होने के कारण, ये तो बिल्कुल ही गलत है, बारिश तो हुई नहीं है। बारिश तो होने की हम क्या कर रहे हैं? आह्वान कर रहे हैं। कम बारिश होने के कारण, ऐसा भी नहीं है। इनमें से कोई नहीं। तो सबसे सही विकल्प कौन सा है? अत्यधिक गर्मी के कारण सभी लोग क्या हो गए हैं? विकल और अनमने से हो गए हैं। इन पंक्तियों की व्याख्या में आप इसका उत्तर ढूंढ सकते हैं। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन। निदाग क्या होती है? गर्मी। तो गर्मी से परेशान होकर अत्यधिक गर्मी के कारण लोग क्या हैं? अनमने हो गए हैं, विकल हो गए हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अज्ञात दिशा से आने वाला कौन था? और कविता में स्पष्ट लिखा गया है, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, घन यानी कि बादल। तो यहाँ पर किसके अज्ञात दिशा से आने की बात कही गई है? बादल। अतिथि बिल्कुल भी नहीं, आंधी बिल्कुल भी नहीं, आवाज बिल्कुल नहीं। तो सबसे सही विकल्प कौन सा है? और साथ में आसान भी है, बादल। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, बार बार आपसे कहा जा रहा है, जब पठित गद्यांश या पठित पद्यांश आता है तो पाठ की और कविता की हर एक पंक्ति आपको स्पष्ट होनी चाहिए। कहीं से भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। और आप अच्छे से जानते हैं 4 आपकी कविताएं हैं, 4 आपके पाठ जो आपकी बोर्ड की परीक्षा में आने वाले हैं। इसलिए पहले से ही आप अच्छे से इन कविताओं की व्याख्या कर सकते हैं, एक एक पंक्ति को समझ सकते हैं और पाठ में भी आई हुई हर एक बात को ध्यान से पढ़ सकते हैं, ताकि ये 10 नंबर के जो आपके प्रश्न आने वाले हैं इनको आप बड़े आराम से पूरे के पूरे नंबरों के साथ हल कर सकते हैं।
आगे इसी कविता से संबंधित 2 और प्रश्न पूछे गए हैं जिनमें आपको अपना उत्तर लिखना है। ये बहुवैकल्पिक प्रश्न नहीं है। 5वां प्रश्न है, कवि किससे और क्या आह्वान करता है? तो कवि बादलों से आह्वान करता है। और किसका आह्वान करता है? क्रांति का आह्वान करता है कि बादल गरज गरज कर लोगों के मन में क्रांति और उत्साह की भावना का संचार कर दो। अगला हमारा प्रश्न है, बारिश नहीं होने पर संसार की क्या स्थिति होती है? बारिश नहीं होने पर सभी लोग गर्मी से परेशान हो जाते हैं, अनमने हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं और जैसे ही बारिश आती है तो सभी का मन शीतल हो जाता है, शांत हो जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से आप सभी कार्यपत्रिकाओं का अभ्यास कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं और इन्हीं में से आपके कुछ प्रश्न परीक्षा में जरूर पूछे जा सकते हैं। इसलिए शिक्षा निदेशालय यानी कि DOE की तरफ से जितनी भी कार्यपत्रिकाएं जारी की गई हैं, आपको उन सभी का अभ्यास करना चाहिए और बाकी विषयों के संबंधित कार्यपत्रिकाओं को भी हल करना चाहिए। अगला हमारा कार्यपत्रक है 85, जो कि पठित गद्यांश से लिया गया है। यहाँ पर पाठ की कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं और उनमें से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये हमारा पाठ आप देख सकते हैं, बाल गोविंद भगत पाठ से ली गई हैं पंक्तियाँ। आइए पढ़ लेते हैं जल्दी से। बाल गोविंद भगत साधु थे, साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार करते, किसी से भी 2 टूक बात करने में संकोच नहीं करते। 2 टूक बात करना मुहावरा है जिसका अर्थ होता है स्पष्ट बात करना। न किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते, किसी की चीज को नहीं छूते, न बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता, कभी वे दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। कुतूहल होना यानी कि जिज्ञासा होना। बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे और कबीर के आदर्शों पर चलते थे और सभी नियमों का बहुत ही बारीकी से पालन भी करते थे। वह गृहस्थ थे लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था। एक कबीरपंथी मठ से मतलब। साहब का दरबार क्या है? कबीरपंथी मठ। वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते। इन सबके ऊपर मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर, जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। यानी कि बाल गोविंद भगत एक बहुत अच्छे गायक भी थे और बहुत ही मधुर उनका गान होता था, उनके गीत होते थे। कबीर के वे सीधे सादे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। प्यारे विद्यार्थियों, आप समझ गए होंगे, पहले भी आप इस पाठ को अच्छे से पढ़ चुके हैं। आइए प्रश्न देखते हैं। बाल गोविंद भगत ने किसको अपना साहब माना है? बड़ा ही आसान है, कबीर को। और गद्यांश की पंक्ति में भी आप देख सकते हैं, साफ साफ लिखा गया है कबीर को साहब मानते थे। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी चारित्रिक विशेषताएं बाल गोविंद भगत की नहीं है? कुछ यहाँ पर विशेषताएं दी गई हैं, आपको ध्यान से पढ़ना है और कौन सी विशेषता बाल गोविंद भगत में नहीं है उसके बारे में आपको बताना है। गृहस्थ बिल्कुल सही है, वह गृहस्थ थे। साधु, सच्चे साधु की विशेषताएं भी थी। लचीला व्यवहार, ये गलत है क्योंकि उनका व्यवहार बिल्कुल पक्का था। वो अपनी बातों को बहुत ही नियम और कानूनों को मानने वाले थे, तो लचीला व्यवहार हम नहीं बता सकते। सत्यवादी बिल्कुल सही है, वो 2 टूक बात करते थे, सत्य और स्पष्ट बोलते थे। तो सबसे गलत वाली विशेषता कौन सी है? लचीला व्यवहार। अगला प्रश्न है, साहब का दरबार से आश्रय है। और आपने देखा पंक्तियों में लिखा गया था साहब का दरबार यानी कि कबीरपंथी मठ से इसका आश्रय है। इसका अर्थ क्या था? कबीरपंथी मठ में जाकर वो जितना भी अनाज पैदा होता था खेतों में वहाँ पर रख देते थे और प्रसाद के रूप में जो वापस मिलता था उसी से अपना गुजर बसर करते थे। तो सबसे सही विकल्प कौन सा है? कबीरपंथी मठ। मंदिर नहीं, मस्जिद नहीं, राजमहल नहीं। अगला हमारा प्रश्न है, लेखक बाल गोविंद भगत की किस बात पर मुग्ध था? कौन सी बात ऐसी थी जिस पर लेखक मुग्ध थे, लेखक को बहुत अच्छी लगती थी? आपने देखा गद्यांश में हमने पढ़ा था, वो बहुत अच्छा गाते थे। उनके साधु स्वभाव पर, उनके नृत्य कला पर, कबीर को अपना साहब मानने पर, उनके मधुर गान पर। तो किस बात पर मुग्ध थे? उनके मधुर गान पर। जो मधुर गीत गाते थे उनके मधुर गीतों पर और उनकी मधुर आवाज पर लेखक मुग्ध थे। अगला हमारा सवाल है, कुतूहल शब्द का अर्थ। कुतूहल क्या होता है? जिज्ञासा, जानने की इच्छा। साथ ही कुतूहल का अर्थ आश्चर्य के अर्थ में भी हो सकता है। आइए हमारे विकल्प देखते हैं। सबसे पहला विकल्प है आश्चर्य, तो ये बिल्कुल सही है। कलाबाजी बिल्कुल गलत है। कम बोलना सही नहीं है। निरंकुश ये भी सही नहीं है। तो वैसे तो कुतूहल जिज्ञासा होता है, लेकिन आश्चर्य के अर्थ में भी हम इस शब्द का अर्थ लगाते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर सबसे सही विकल्प कौन सा है? आश्चर्य। कि लोगों को आश्चर्य होता था कि वो इस तरह से सारे नियम और कानून इतनी बारीकी से उनका पालन करते हैं।
ये हमारे इस कार्यपत्रक के अभ्यास के प्रश्न थे। आशा करती हूँ आपको समझ में आए होंगे और साथ में कार्यपत्रक संख्या 82 के उत्तर भी दिए गए हैं। आप यहाँ से अपने उत्तरों की जांच कर सकते हैं, मिलान कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हमने तीनों कार्यपत्रक 83, 84 और 85 के हल के बारे में जाना। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपना फीडबैक जरूर दे सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, किसी और नए कार्यपत्रक के साथ या किसी और नए पाठ के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और खुश होकर पढ़ते रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।